जी हाँ, तो मैं उस चीज को कंटिन्यू करते हुए आगे चल रहा हूँ। माफी चाहता हूँ, किन्हीं कारणवश वीडियो पूरी एंड तक अपलोड नहीं हो पाई, जिसकी वजह से दूसरा पार्ट बनाना पड़ रहा है। तो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। अब जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको इंट्रोगेटिव तक बताया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में जब हम पहुंचते हैं तो वहां से शुरू होता है आपका कर्ता के पूर्व प्रश्न एवं नहीं। यह आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इसमें क्या देखते हैं कि जैसा कि आपने पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए, उससे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉट लगा है, बस उतना ही डिफरेंस है। सबसे पहले हम सिंगुलर वाक्य में डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, इसके बाद नॉट लाएंगे, इसके बाद वर्ब लाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। वर्ब, चूंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि शुरुआत से एक वही रूटीन चली आ रही है, इसलिए इसमें फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल होना है। और जहां पर आपको शुरुआत में अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या ईएस का इस्तेमाल करना पड़ा था, वो हटने के बाद से क्योंकि वहां पर डज ने स्थान ले लिया, इसलिए सीधे सीधे आप बढ़ते चले आइए और डज की जगह पर आप यहां पर एस या ईएस की जगह पर डज ने स्थान ले लिया, तो एस या ईएस की जरूरत नहीं रह गई। अफर्मेटिव सेंटेंस ही एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक वचन के कर्ता के साथ हम एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं। इसके पश्चात फिर उसी का स्थान डज ले लेता है। डज नेगेटिव में भी मिलेगा आपको, डज इंट्रोगेटिव में मिलेगा आपको, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी मिलेगा। तो एस या ईएस की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वैसे ही चलती चली जाती है। फिर हम चलते हैं डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का प्लूरल अर्थात बहुवचन। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, क्या राम एक पत्र नहीं लिखता है? डज राम नॉट राइट ए लेटर? अकॉर्डिंग टू द रूल, डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब राइट ऑब्जेक्ट ए लेटर। इसी का अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो डू यू नॉट राइट ए लेटर। अब देखिए पूरी की पूरी कंडीशंस यही रहेगी। इसके बाद जो आता है, क्योंकि इसके बाद हम पहुंचेंगे कर्ता के पूर्व की जगह पर कर्ता के पश्चात प्रश्न एवं नहीं। कर्ता के पश्चात प्रश्न नहीं भिजवाएंगे हम, पश्चात प्रश्न एवं नहीं। तब आपको क्या कर देना है, केवल क्वेश्चन प्लस कर देना है। क्वेश्चन प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन प्लस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से यह आपका अंतिम पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। और यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर हम जो भी क्वेश्चन हो आपका, अब इसमें क्या राम था, अब जब प्रश्न हम करेंगे तो वो प्रश्न बीच में आएगा। अब राम एक पत्र, इस जगह पर हम अभी कुछ भी लिखते हैं, कोई भी प्रश्न लगाते हैं, राम एक पत्र कैसे नहीं लिखता है? कैसे नहीं लिखता लगा दीजिए आप। तो हाउ, और यहां पर चेंजेस थोड़ा सा ये हो जाता है कि ये कैपिटल की जगह पे आपको स्मॉल से इस्तेमाल करना है। हाउ डज राम, हाउ डू यू। बाकी सारी चीजें वही रहनी है। राम एक पत्र कैसे लिखता है, कैसे नहीं लिखता है, तो हाउ डज राम नॉट राइट ए लेटर, और हाउ डू यू नॉट राइट अ लेटर। इस तरीके से ये टेंस आपका कंप्लीट होता है। इस टेंस में मैंने आपको जो कि पहला पार्ट कहा जाएगा, हालांकि पहला पार्ट दूसरा पार्ट करना तो नहीं चाहता था, लेकिन स्थितियां इसमें रिकॉर्ड करते समय वीडियो कुछ इनकम्प्लीट, कुछ कारणों से इनकम्प्लीट रह गई, इसलिए दूसरा पार्ट ये आगे बढ़ाना पड़ा, जिसमें आपको मैंने दिखाया कि जो कि एक पार्ट छूटा रह गया था इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में
जिस तरीके से इंटरोगेटिव में आपने कर्ता के पूर्व प्रश्न और कर्ता के पश्चात प्रश्न किया, उसी की तरीके से कर्ता के पूर्व प्रश्न एवं नहीं और कर्ता के पश्चात प्रश्न एवं नहीं, ये दोनों चीजें इंटरोगेटिव नेगेटिव को कवर कर लेती हैं। इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका पूरा हो गया। अब आती है एक बहुत जरूरी और काम की बात। जहां तक कि मैंने देखा है कि कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं, कुछ ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन हैं जिनमें छात्र परेशान हो जाते हैं और वहां गलतियां कर बैठते हैं, और वो गलतियां उन प्रश्नवाचक वाक्यों के साथ में हर टेंस में क्रिएट होती है। ऐसा क्यों होता है उसका भी रीजन बता रहा हूं, क्योंकि उसमें आपको ज्यादातर चीजें ऐसी मिलती हैं जो इन सेंटेंसेस की तरीके से बिहेव नहीं होता है। वहां पर बच्चे परेशान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि इसको किस तरीके से हैंडल किया जाए। हैंडल करने का वास्तव में थोड़ा सा तरीका अलग है, तो वाजिब है परेशान होना और इस चीज को क्रिएट करना चाहिए, बताना चाहिए। लेकिन जब वो इस्तेमाल आता है तब टीचर जो है उसको बता देता है अमूमन तौर पर, अन्यथा वो छूट ही जाता है। और ऐसी परिस्थिति में स्टूडेंट्स ऐसे सेंटेंसेस में गलतियां करके आते हैं। बताता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कर्ता के पूर्व प्रश्न और कर्ता के पश्चात प्रश्न। कर्ता के पूर्व प्रश्न जब भी शुरुआत होती है तो हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करके करते हैं, और जब कर्ता के पश्चात प्रश्न होता है तो हम क्वेश्चन वर्ड, जैसा कि मैंने बताया, व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, इन चीजों को लगाकर चलते हैं। लेकिन अब यहां पर ये चीज आती है, इसको हमें देखना है कि कैसे, जो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन प्रश्नों में हम इस नियम से बिल्कुल इतर होके काम करते हैं। कैसे करते हैं? कुछ इस तरह से करते हैं। ये 3 प्रश्न हैं, which, whose, how many, how much। ये 4 प्रश्न ऐसे हैं, इनके साथ में बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट होता है। अभी एक प्रश्न और भी आएगा, उसको भी अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। मैं सारी बारीकियां बता दे रहा हूं कि आपको इसी टेंस में नहीं, आगे भी किसी टेंस में इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, और धीरे धीरे आप उसको करने के लिए हैबिचुअल हो जाइए। तो सबसे पहले which का जो हिंदी भावार्थ निकलता है उसका तात्पर्य निकलता है कौन सा, कौन सी, कौन से। वाक्य के सेटिंग के अनुसार वैसे तो मतलब कौन सा ही होता है, लेकिन अगर स्त्रीलिंग के लिए है तो कौन सी, बहुत से है तो कौन से। इसी तरीके से whose, 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 किसका, किसकी, किसके। इसी तरीके से how many, कितना, कितनी, कितने। और फिर how much, हाउ मच का प्रयोग भी कितना, कितनी, कितने के लिए ही होता है, लेकिन हाउ मैनी संख्या के लिए और हाउ मच का प्रयोग मात्रा के लिए। उन चीजों को जिनको हम गिन नहीं सकते, तौल सकते हैं, माप सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसी चीजों के लिए हाउ मच का इस्तेमाल। ये चारों वर्ड का इस्तेमाल एक जैसे होता है। इसमें जब प्रश्न आता है तो अभी जो मैंने कर्ता के पूर्व प्रश्न, कर्ता के पश्चात प्रश्न या उसमें नहीं लगाना जो भी बताया, उससे इसकी रेगुलेशन बिल्कुल अलग हटके है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन मतलब इन चारों में से कोई भी प्रश्न आपका रखा हुआ है, तो वैसे तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस में आते हैं, लेकिन अब चूंकि क्वेश्चन वर्ड है तो हम यहां पर क्वेश्चन वर्ड ही कहकर इस्तेमाल करेंगे, इसलिए क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन लगाना है। इसके बाद उस वाक्य में जो भी आपका ऑब्जेक्ट दिया होगा, ऑब्जेक्ट नाउन के रूप में भी हो सकता है, प्रोनाउन के रूप में भी हो सकता है, तो क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद
डज और डू। डज या डू में से एक चीज इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि वाक्य का कर्ता होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्वेश्चन। अब ये नियम देख लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन, इसके बाद सब ऑब्जेक्ट, जबकि सबसे पहले सब्जेक्ट आता था, लेकिन यहां पे हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट ठालाएंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में बड़ा परिवर्तन हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। इसके हिसाब से अब हम एक वाक्य आपको दिखाते हैं। वह है कितने अमरूद खाती है, या वही बात कर रहे थे, वह कितने पत्र लिखती, तब भी वही चीज थी। अब यहां पर चलते हैं, तो सबसे पहले कितने संख्या है, इसलिए हाउ मेनी, हाउ मेनी। फिर अमरूद, तो गुआवा, गुआवाज, क्योंकि संख्या बढ़ गई इसलिए हाउ मेनी गुआवाज डच सी इट। देख लीजिए, क्वेश्चन क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया आपका, डस डस प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरीके से ये ऊपर के जो भी चार वाक्य हैं, ये चार जो क्वेश्चन मार्क हैं, विच, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच, इन चारों के साथ हम इसी तरीके से ट्रीट करेंगे। यहां भी होता किसके लगा हुआ होता, वह किसके अमरूद खाती है, तो हुज गुआवाज डच सी ईट, वह हाउ मच, इसी जगह पे हाउ मच और हाउ मैनी तो सेम है। अब यहां पे अगर विच होता, हाउ मैनी और हाउ मच का प्रयोग तो सेम है, एक ही जैसा है, एक ही मतलब है, केवल संख्या और मात्रा का डिफरेंस होता है। बात आती है विच की, जिसमें कौन सा, कौन सी, कौन से होते हैं। अभी इसी जगह लिखा होता वह कौन सी पोशाक पहनती है, तो हम कर देते विच ड्रेस डच सी वेयर। समझ में आई बात? इस तरीके से ये सेंटेंसेस आपके कंप्लीट होते हैं। और ये जो चीज है, ये जो आपके क्वेश्चन वर्ड है, ये आपको गुमराह करते हैं, परेशान करते हैं। क्यों? इसमें क्वेश्चन के ठीक बाद, जबकि हेल्पिंग वर्ब आता है, आते के बाद तुरंत सब्जेक्ट आता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आ जाता है। जो भी नाउन दिया होता है लास्ट में, जो भी टारगेट होता है, उसको ले आते हैं। उसके बाद सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। बात समझ में आई? तो बच्चों, इस तरीके से आपने इसको पूरा कर लिया। अब एक आखिरी बिंदु और रह जाता है, वो भी आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि प्रश्न वो भी है, और ऐसी स्थिति में अगर आप उसको नहीं क्लियर करेंगे तो भी आपको दिक्कत आएगी। अब देखिए, एक प्रश्न और आता है। सपोज दैट इसमें आ जाता है, तुम्हें कौन बुलाता है। जब भी इस चीज का इस्तेमाल आ जाए, कौन शब्द का आ जाए, तो कौन शब्द का प्रयोग बिल्कुल एक वचन के कर्ता की तरह ही आपको करना है। क्योंकि कहने में तो प्रश्न है, लेकिन पीछे से एक बात यह आती है, कौन, अर्थात कोई है। देयर इज सम पर्सन हु इज वर्किंग, वो चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई एनिमल हो, अदरवाइज कोई अदर थिंग हो, ऐसा क्रिएचर जो कि है। जैसे कोई दरवाजा, दरवाजा कौन खटखटाता है, तो दरवाजा कौन खटखटाता है, मतलब कोई ना कोई तो है जो दरवाजा खटखटाता है।
तो ऐसी स्थिति में हम बिल्कुल एक वचन के कर्ता की तरह इसको मानते हुए हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ट्रीट करते हैं। हु कॉल्स यू क्वेश्चन। ये देखिए, कहने को तो प्रश्नवाचक है, लेकिन इसका उपयोग पूरी तरीके से एक वचन के कर्ता की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी जगह पे अगर अभी वो चीज आ जाती है तो कैसी आ जाती है, इसी से जुड़ा हुआ वर्ड है तुम किसे बुलाते हो। तो इसका प्रयोग फिर उसी तरीके से हो जाता है जैसा कि आप पहले करते आए। क्वेश्चन डू यू कॉल। अब किसे ऑब्जेक्ट पहुंच गया, किसे ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए whom डू यू कॉल। ये उन्हीं प्रश्नों में शामिल हो जाता है जिन प्रश्नों में आपने पिछले कई सेंटेंसेस का अध्ययन किया, अभ्यास किया, देखा। ठीक उसी तरीके से ये भी हो जाता है। बस फर्क क्या आया, जो मैंने ये 4 वर्ड बताए, which, whose, how many, how much और who, इनका प्रयोग हर टेंस में बिल्कुल अलग होगा, एक अलग तरीके से। और हु का इस्तेमाल तो बिल्कुल आप पूरे सेंटेंस में हर जगह पूरे सेंटेंसेस में याद रखिए, ये एक वचन का करता है। अगर इसमें बहुत सी चीजें जुड़ जाती हैं, अगर सेंटेंस ही प्लूरल में चला जाए, तुम्हें कौन लोग बुला रहे हैं, तो आपका वो बहुवचन हो जाएगा। अदरवाइज एक एक टेंस में, एक एक ट्रांसलेशन में, एक एक स्टोरी में, कहीं भी आप चले जाइए, आपको हु का इस्तेमाल एक वचन के कर्ता की तरह ही मिलेगा। बिकॉज इस सेंटेंस, इस वर्ड के पीछे एक चीज है, कौन। कौन मतलब देयर इज समवन, देन वी विल हैव टू ट्रीट इट विद इट लाइक द सेम एज वी यूज, एज वी परफॉर्म विद द सब्जेक्ट ऑफ सिंगुलर। हम सिंगुलर के एक कर्ता की तरह जिस तरह ट्रीट करते हैं, उसी तरीके से हम इसको ही ट्रीट करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरीके से अब यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। अब आप लोग इसका अभ्यास करें, अभ्यास करके देखें कि जो रूलिंग्स, जो तरीका, जो मेथड मैंने आपको बताया है, वो कहां तक आपके काम आ रहा है, और वास्तव में दूसरे अन्य तरीकों से, अन्य मेथड से क्या ये तरीका प्रभावी बैठता है। आप इसको फॉलो करते रहें। मैं और इससे बेहतर तरीके से भी आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा, और चाहूंगा कि आप घर पर बैठे बैठे आसानी के साथ अपने टारगेट को पूरा करते रहें। ये तो अभी टेंसेस की शुरुआत है, धीरे धीरे करके ग्रामर के सारे पोर्शन, और जैसा कि मैंने बताया था पहले पार्ट में कि मैं लिटरेचर के भी सारे पार्ट एक एक डे बाय डे करके उसको मैं डिसाइड कर दूंगा। मैं अपने अगली वीडियो में बता दूंगा कि मैं कहां पर लिटरेचर डालने जा रहा हूं, कहां पर मैं ग्रामर डालने जा रहा हूं, और वो डे बाय डे का सिस्टम होगा, टाइमिंग के अकॉर्डिंग आगे आगे करके मैं उसको डिवाइड करता रहूंगा, और वो लगातार चलती रहेंगी। और आशा करता हूं जल्द ही मैं लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा, ताकि आप लोगों तक मैं सीधे पहुंच सकूं, और जो भी चीजें होती हैं, आपको दिक्कत क्रिएट होती है, उनको सॉल्व कर सकूं। ओके, गुड डे।